अभी आपके एग्जाम के अंदर ना ये 10 नंबर में आता है 10th के अंदर, और इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके 12th में भी पूछे जाते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो वैसे 10th वाले बच्चों के लिए है। अभी आप यहाँ समझ लो, यहाँ समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हर साल और हर बार 10 नंबर में ही पूछा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। इसमें ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर में है। अभी हम इसको समझते हुए सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर में। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हो तो आप आसानी से पास हो जाओगे। अब इसके अंदर आप देखेंगे जैसे कि पहला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा, सबके समझते हुए जाना। यहाँ पर पहले का मैं आंसर लिख रहा हूँ, संधि विच्छेद कीजिए। अब इसमें 2 शब्द आपको दिए हैं, नरोत्तम और विद्यालय। अभी जैसे कि यहाँ संधि विच्छेद लिखा हुआ है, कई बार क्या होता है कि लिखा हुआ जाएगा संधि कीजिए। जैसे कि अभी हमें क्या करना है, एक कौन सा शब्द है, नरोत्तम। तो आप एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे, तभी एग्जामर आपको नंबर देगा। ये हमने लिखा नरोत्तम, ठीक है। इसका करना क्या है हमको, संधि विच्छेद। तो ऐसे इज इक्वल टू करके यहां आप लिखेंगे ऐसे संधि, और फिर ऐसे लिखेंगे आप विच्छेद। ये बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। संधि की जगह जैसे नरोत्तम है, इसको हम तोड़ देंगे तो ये बनेगा नर, और यहां पर हो जाएगा उत्तम। ज्यादातर बच्चों को तो वैसे ये आता ही है, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं आपको। अब दूसरा क्या है आपका, विद्यालय। तो उसमें क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, इस तरीके से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ना आपको एग्जाम में संधि विच्छेद करने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपसे पूछ लेगा संधि कीजिए। और जब संधि करने के लिए कहा जाएगा तो जहां पर आपका नरोत्तम और विद्यालय लिखा हुआ है वहां ऐसे लिखा होगा नर प्लस उत्तम, और दूसरा दे दिया गया विद्या प्लस आलय, या कुछ और भी हो सकता है। तो आपने उसको ना इस फॉर्म में बनाना होता है, समझ गए। जैसे हमने अभी इसका क्या किया, संधि विच्छेद किया, आपको ऐसे दिया होगा और ऐसे बनाना होगा, तो आप उनको जोड़ के इस तरीके से बना देंगे। क्लियर है। अच्छा, अब हम देखेंगे अपना सेकंड नंबर का आंसर। अब सेकंड नंबर में आप देखेंगे लिखा हुआ है अति तथा परा उपसर्ग से एक एक शब्द बनाइए। आपको ना एक शब्द बनाना है, तो यहां पर लिखा है उपसर्ग से, तो यहां पर आपको ना 2 उपसर्ग दिए गए हैं। ये अति भी आपका उपसर्ग है और परा भी आपका उपसर्ग है, ठीक है। तो अभी आप ध्यान देना, पहले हम अति से बनाएंगे, एक एक शब्द बनाने के लिए बोला है। ये अति। अब जब भी आप इससे उपसर्ग बनाएंगे, सॉरी इस उपसर्ग से एक शब्द बनाएंगे, ये क्या चीज है आपकी, उपसर्ग है ये। और उपसर्ग में हम करते क्या, देखो 2 चीज होती है, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय। उपसर्ग के अंदर जो भी उपसर्ग आपको दिया हो गया होगा, तो उसके अंदर कुछ शब्द जोड़ करके, मतलब कुछ ऐसा वाक्य शब्द जोड़ दो जैसे उसमें परिवर्तन आ जाए। तो कोई एक शब्द जोड़ने पर जब परिवर्तन आता है, ठीक है, तो उपसर्ग बन जाता है। अब ध्यान देना कैसे, अब यहां पर देखो हमने लिखा, हमें अति तो ऐसे लिखना ही लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब इसमें ऐसा क्या चीज जोड़ा जाए कि इसका अर्थ बदल जाए, अतिरिक्त या अति आवश्यक, ठीक है, अतिरिक्त आंसर हो गया। समझ में आ गया, ऐसे ही लिखना है। अब आपका दूसरा है परा। अब हम लिख सकते हैं, देखो परा का तो ऐसे रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसमें एक शब्द जोड़ना है जिसके इसका अर्थ बदल जाए। इसमें हम लिख देंगे क्रम, तो क्या हो गया, पराक्रम। समझ में आ गया। एक एक शब्द बोला तो हमने एक एक शब्द लिख दिया। एग्जाम में ये जरूर और जरूर आता है, उपसर्ग हमेशा पूछा जाता है। अब तीसरा आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है किसी एक का समस्त विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। अब समास मैंने आप लोगों को सिखाए थे पहले ही, है ना। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं, एक है आपका नर नारी और दूसरा है आपका नीलकमल। तो हमेशा याद रखना, वैसे तो सबसे ज्यादातर जो आपका वहां पर जो भी शब्द दिए गए होंगे उसमें एक समास हमेशा पूछा जाता है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, कुछ और भी दे देता है। जैसे कि इसके अंदर आपका दिया हुआ है नर नारी, जरा लिखते हैं तीसरे वाले का आंसर। जैसे यहां लिखा हुआ है
नर नारी। अब लिखा हुआ है विग्रह करके बनाना है आपको, इसका विग्रह करना है। तो नर नारी का मतलब क्या हुआ, नर और नारी। तो जब भी कुछ ऐसा आ जाए नर नारी, है ना, या फिर सुबह शाम, है ना, या फिर दिन रात, इस तरीके से अगर आता है, माँ बाप, है ना, भाई बहन, लड़का लड़की, तो उसमें आप देखेंगे उसके अंदर और शब्द का बोध होगा। किसका? तो जब इस तरीके से आपको कोई दिखाई दे और उसमें और शब्द का बोध हो रहा हो, तो वहां पर द्वंद्व समास बनता है। तो इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, यहां ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे आप, द्वंद्व समास। ठीक है, पूछा जाता है। अब यहां पर लिखा है किसी एक का, यहां पर दो दिए हुए हैं, एक है नरनारी और दूसरा है नीलकमल। तो अब देखो ये आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, है ना, जैसे यहां पर नर नारी दिया हुआ, यहां हो सकता है माँ बाप लिखा हो, है ना, दिन रात लिखा हो, भाई बहन लिखा हो, है ना, इस तरीके से आ सकता है। तो आप समझ जाना कि उसमें और का बोध हो रहा होगा बीच में, ऐसे करके विग्रह कर देंगे और समाज का नाम लिख देंगे। अब दूसरा वाला भी देख लो, लिखा हुआ है नीलकमल। अब नीलकमल कौन सा है, यानी कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो अब यहां पर इसका कर्म क्या है, नीला होने का, है ना, जो शब्द जब जो शब्द का बोध हो तो समझ जाना कि वहां पर कर्मधारय समास बनता है। तो आपका ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। क्लियर है? अब चौथा देखिए, चौथा लिखा हुआ है कि दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, आंख तथा अग्नि। तो यहां देखिए आप, आंख, पर्यायवाची क्या है कि भाई हम आंख को और क्या क्या बोल सकते हैं, है ना, तो नयन, नेत्र, दो दो शब्द बोले, दो ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरा आपका लिखा हुआ है अग्नि। अग्नि को क्या क्या बोल सकते हैं, आग, और क्या बोल सकते हैं, और बताओ, अनल, आग हो गया, अनल हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा पूछे जाते हैं। अब आगे आवाज ना करें भाई। अब पांचवा देखिए आप, पांचवा लिखा हुआ है कि पन प्रत्यय से दो शब्द बनाइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर सेकंड वाला ये, इसमें हमने उपसर्ग से उपसर्ग बनाया था और मैंने कहा था कि उपसर्ग को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, लेकिन जो प्रत्यय आपका होता है, जो भी आप शब्द बनाएंगे वो उसके अंत में आएगा शब्द के। जैसे लिखा हुआ है कि पन प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, है ना। तो अब यहां पर ध्यान देना, ये लिखा हुआ है पन, ये प्रत्यय है आपका, तो इसे स्टार्टिंग में थोड़ी लिखना है, यानी कि यहां पर आपको एक शब्द लिखना है और उसमें पन जोड़ देना है। तो जो परिवर्तन हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा, है ना। अपनापन, अपनापन, दो शब्द बनाने हैं, एक तो अपनापन हो गया, और क्या हो सकता है, सोचो, और क्या हो सकता है, विज्ञापन, क्या हो सकता है, विज्ञापन। ऐसे काफी सारे वर्ड है जो आप बना सकते हो। उसके बाद में अब आते हैं हम अपने छठे नंबर क्वेश्चन पे, जो लिखा हुआ है अत्यधिक सूखा पड़ने पर किसान निराशा के कगार तक पहुंच गए। इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। अभी जो आपका लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ध्यान देना, अत्यधिक सूखा पड़ने पर किसान निराशा के कगार पर पहुंच गए। ये वाक्य जब हमने पढ़ा तो हमारा एक सांस में पड़ गया ये वाक्य। अगर बीच में हमें रुकना पड़ता तो इसका मतलब था कि ये सरल वाक्य नहीं होता। अभी ये सरल वाक्य है तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि संयुक्त वाक्य में बदलिए। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि इसके अंदर ना योजक लगाने होते हैं, अंग्रेजी में उसे कंजक्शन कहते हैं। तो जब योजक लगा देते हैं, जब दो या दो से ज्यादा योजक होते हैं, तब आपका वहां पर संयुक्त वाक्य बनता है। अब देखो ये कैसे बनेगा,
कपड़ा देना पड़ा जरा, इसको मिटा देता हूं मैं। अब जरा ध्यान देना, इसमें योजक कैसे लगाएंगे। अभी तो हमने इसको एक ही सांस में ये पढ़ दिया पूरा सेंटेंस। अब हमें करना क्या है कि सेंटेंस के ना टुकड़े करने हैं, विराम देना है। तो पहला काम क्या हुआ है इसके अंदर, सूखा पड़ने का, तभी तो किसान निराश हुआ होगा। तो हम लिखेंगे जब जब अत्यधिक सूखा पड़ गया। क्या लिखेंगे, कौन सा आंसर है हमारा, उत्तर 6। जब अत्यधिक सूखा पड़ गया तो लिख दो या फिर तब लिख दो, आप कॉमा भी लगाएंगे तो चल जाएगा। तो यहां पर ये क्या है, आपका योजक है। तो जब अत्यधिक सूखा पड़ गया, तो देखो यहां पर हमें रुकना पड़ा ना, विराम देना पड़ा। तो किसान निराशा के कगार पर पहुंच गए। किसान निराशा के कगार पर पहुंच गए। अब सरल वाक्य का हमें संयुक्त वाक्य कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद देखेंगे अपना 7वें का आंसर। 7वां लिखा है कि तेरे को और मेरे को अभी इंतजार करना है, सॉरी करना पड़ेगा, टपोरी भाषा है ना। तेरे को और मेरे को अभी इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। अभी तुम्हें और मुझे इंतजार करना पड़ेगा। अभी तुम्हें और मुझको इंतजार करना पड़ेगा। समझ में आया। अब इसके बाद अब चलेंगे अपने 8वें नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है आंखें दिखाना, नाक में दम करना। किसी एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग करो। अब आपको यहां पर 2 मुहावरे दिए हुए हैं। अब इन 2 में से किसी एक मुहावरे का आपने आंसर देना है। तो जैसे पहले वाला लिखा हुआ है आंखें दिखाना, आंखें दिखाना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्रोध करना। क्रोध करना मतलब आंखें दिखाना। तो अब इसी का आपने जो वाक्य में प्रयोग करना है ना, वो आंखें दिखाना शब्द का इस्तेमाल करना है, क्रोध करने का नहीं करना है। तो जब मैं उससे पैसे मांगने गया तो वह आंखें दिखाने लगा। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। हमने क्या इस्तेमाल किया इसमें, आंखें दिखाना शब्द। ठीक है। ऐसे आप अगला देख रहे लिखा हुआ है नाक में दम करना। नाक में दम करना, इसका मतलब होता है परेशान करना। जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम में यही आएगा, ये आ भी सकता है, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो आपने इसी तरीके से बनाना है। तो अब यहां पे नाक में दम करने का मतलब हुआ परेशान करना। तो आप बना सकते हैं कि सुबह से बच्चों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब यहां पर लिखा था आपका कि किसी एक मुहावरे का प्रयोग करना है, मैंने तो यहां पर आपको दोनों का करके दिखा दिया है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन में जितना पूछा जाएगा ना, सिर्फ आप उतना ही जवाब देना, एक्स्ट्रा मत देना। जैसे कि वहां पर लिखा हुआ था ना, उपसर्ग के लिए एक एक शब्द बनाना है, तो एक एक बनाना, दो बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपका 9वां क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखेंगे अब। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। ध्यान देना क्या पूछ रहा है ये, क्रिया विशेषण। पहला है क, 9वें का क। एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर भी ना नंबर पड़े हुए होते हैं, तो आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, 9वें का, और 9वें के अंदर कौन से का जवाब दे रहे हैं आप, क का। तो ये लिखना जरूर, अगर ये नहीं करोगे ना तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा कि आप किसका जवाब दे रहे हो, सही होते हुए आप गलत हो जाओगे। तो का आंसर है कि तुम अचानक कहां चले गए थे, तुम अचानक कहां चले गए थे। अब क्रिया विशेषण पूछे तो उसमें क्रिया क्या हो रही है, जाने की, तो आप यहां लिख देंगे जाना। क्या हो जाएगा, अब खा वाला देख लो, इसमें लिखा है मैं धीरे धीरे चलता रहा और पहुंच गया। अब इसमें क्या है, दो क्रिया विशेषण है, एक चलना और दूसरा पहुंचना, तो आप लिखेंगे चलना और पहुंचना। समझ में आ गया। अच्छा, हो सकता है कि यहां पर आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाए, सिर्फ विशेषण पूछ लिया जाए, है ना। अब तो क्रिया विशेषण पूछा हुआ है। अब आप देखेंगे 10वां क्वेश्चन, 10वें का आंसर देखिए अब जरा आप। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। आपको यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इसके लिए आपको सिर्फ एक शब्द प्रयोग में लाना है। लिखा है वह स्थान जहां कोई मनुष्य ना हो, कहने का मतलब वह स्थान जहां कोई मनुष्य ना रहता हो। तो इसके लिए आपको एक शब्द बनाना है, क्या शब्द हो सकता है, नहीं, इसका होगा निर्जन। क्या बनेगा, निर्जन। ठीक है, ये था आपका क का आंसर। ख है आपका जो कम खर्च में काम चलाता हो, उसे हम कहते हैं मित व्ययी, मित व्ययी मतलब जो कम खर्चा करता हो उसे मित व्ययी कहते हैं। निर्जन का मतलब होता है कि जहां पर कोई जन ना हो। ठीक है, लिखा है ना कि वह स्थान जहां कोई मनुष्य ना हो, तो उसे हम निर्जन कहते हैं, यानी कि जिस जगह पर कोई मनुष्य नहीं है। क्लियर है। तो जो कभी मर ना सके, अमर, समझ रहे हैं। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। तो इसी तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ रिपीट हो जाए। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आपके एग्जाम में जो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, और ये एग्जाम में 101% पूछी जाएगी। अभी जो आपका ये अक्टूबर में एग्जाम होने वाले हैं ना, अक्टूबर नवंबर दिवाली का जो एग्जाम होंगे अभी इस 2021 में, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसे अपने दिल और दिमाग में छाप लेना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत इसे आने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही और भी जो क्वेश्चन है आपके, जैसे कि क्या कहते हैं, आपका गद्यांश आएगा 5 नंबर में, एक और आएगा जिसमें आपकी पोएम लिखी होगी, उसके ऊपर क्वेश्चन दिए गए होंगे। 1/3 सार लिखने के लिए आएगा, 5 नंबर में आता है। ठीक है ना, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और एक काम और करना कि जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आप भी कर लेना बेटा। ठीक है, हाँ, चलिए।